हेलो एवरीवन, हेलो। क्या सुनाई दे रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? स्क्रीन दिख रही है? लेट मी जस्ट कंप्लीट माय सेटअप। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड देना बस। हाँ, अब ठीक है। अब क्या देख रहे हैं सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर? ओके, ठीक है। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग अलीसा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके फाइन, सब क्लियर है, ठीक है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग। आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो तुम लोग। देन विल बिगिन टुडे वेव ऑप्टिक्स, जो कि सेकेंड चैप्टर है ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद तो काफ़ी इजी इजी चैप्टर्स है। आ जाओ, गुड इवनिंग। ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। तो कैसे हो तुम सब? एवरीथिंग इज फाइन? कैसा चल रहा है पढ़ाई? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत बड़े वेकेशन के बाद आके क्लास ले रहा हूँ। हाय रियाज, हाय। हाय ओमकार। भैया मैं कंफ्यूज हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ? क्या कंफ्यूजन है ओमकार, बताओ। क्या प्रॉब्लम है बताओ, विल एड्रेस इट। ओपनली बताना, ठीक है? ऐसे सोचो कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और वैसे ओपनली बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। विल बिगिन द क्लास इन लाइक 5 मिनट्स, तो तब तक बातचीत कर लेते हैं। गुड इवनिंग डोरमी, गुड इवनिंग। पढ़ाई इज गोइंग वेल? पढ़ाई सब अच्छे से चल रही है? सबका बढ़िया चल रहा है? टेस्ट भी है ना आप सबका 15th को? बाकी सब कहाँ है? बाकी सब भी ज्वाइन कर लो, देन विल बिगिन। एक सेकेंड। अच्छा, डोरमी कह रही है हाँ भैया अच्छा चल रहा है। ओके, वेरी गुड। गुड प्राची। प्राची, हाउ आर यू नाउ? आर यू फाइन? आप बीमार थी ना, जिसकी वजह से आपने लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके वेट, ओमकार ने कुछ कहा है। ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हूँ और वहाँ पर कोचिंग में बहुत स्लो चालू है और शॉर्ट नोट भी नहीं बना पा रहा हूँ, और वही लड़कों वाले प्रॉब्लम से और वही लड़कों वाले प्रॉब्लम से परेशान हूँ। ओके ओमकार, तो सबसे पहले ओमकार के प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं। एक सेकंड में एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके एड्रेस कर लेता हूँ। ओके, सो ओमकार कह रहा है कि वो एक ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हुआ है एंड वहाँ पर बहुत स्लो जा रहे हैं। ओमकार, द थिंग विद ऑफलाइन कोचिंग इज कि अगर उनके पास मान लो उन्होंने स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ मे, तो फिर वो मे टू अगस्त नहीं, ऑलमोस्ट मे टू नवंबर वो लोग स्लो जाते हैं, ठीक है? और वो एंड के फ्यू मंथ्स में ना पेस पकड़ते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि स्टार्टिंग के फ्यू चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं, एंड के फ्यू चैप्टर्स एकदम क्रैम्प अप हो जाता है। तो दैट इज़ वन सिवियर इशू फेस बाय पीपल हु गो टू ऑफलाइन कोचिंग। एंड इसीलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि हो सके तो ऑनलाइन से पढ़ लो, हो सके तो ऑफलाइन इसलिए ज्वाइन करना ताकि आप वहाँ पे टेस्ट दे सको, एंड सो दैट यू कैन हैव दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि ऑनलाइन ही पढ़ लो, वहाँ पे बेटर रहता है। क्यों मैं कहता हूँ ऑनलाइन पढ़ लो? क्योंकि ऑनलाइन पर आप अपने पेस को डिसाइड कर सकते हो, आप अपने पेस के साथ चल सकते हो, ठीक है? तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हो और वहाँ पे बहुत स्लो जा रहे हैं, तो फिर द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप अपने कोचिंग से आगे चलो। अगर आपका कोचिंग फिजिक्स के 4th चैप्टर में, तो फिर आप फिजिक्स के 5th चैप्टर में स्टार्ट कर दो, या फिर 6th चैप्टर स्टार्ट कर दो, प्रोवाइडेड आपने प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? एंड उसके बाद और क्या प्रॉब्लम था? और शॉर्ट नोट्स भी नहीं अगर शॉर्ट नोट्स भी नहीं बन रहे, तो फिर द फर्स्ट सोल्यूशन इज़ यू कैन ऑलवेज यूज़ माय लेक्चर की नोट्स, जो आपको ऐप पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको डीबीपीएस की भी प्रॉब्लम है, वो भी आपको मिल जाता है ऐप के ऊपर। उसके बाद अगर आपको इसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स की प्रॉब्लम है ना, तो फिर मैंने आई गेस 4 से 5 बार ये बोला भी है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कैसे डिवाइड करके अपने पेज को शॉर्ट नोट्स बनाना है, और फिर कैसे रिवाइज करना है उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? लड़कों वाली प्रॉब्लम से परेशान हूँ, लड़कों वाली प्रॉब्लम देखो, ऐसा अगर प्रॉब्लम है ना, द फर्स्ट थिंग इज प्लीज क्लियर योर माइंड
क्योंकि राइट नाउ यू आर ऑन अ पाथ टू अचीव समथिंग ग्रेट, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। दी ओनली सोल्यूशन इज कम्प्लीटली अपना फोकस हटा लो उस चीज़ से और पढ़ाई पर फोकस करो। ऐसे सोचो कि इस पॉइंट पर ज़िंदगी में बस आप हो, नीट हो, बस 2 चीज़ है, उतना ही। और नीट क्रैक करने के बाद क्या है, फ्रीडम है, खुशी है, सब कुछ है। इसलिए जब तक नीट है प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन स्टडीज़, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी इशू है आपको तो फिर वो तो हम लोग गूगल मीट में एड्रेस कर ही लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। ओके ना, तब आई गेस एवरीवन हैज जॉइंड, तो विल बिगिन विद टुडेस क्लास। शुरू करें। एक सेकंड, मैं बस विंडोज़ बंद कर देता हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज आते रहेगा। हाँ गाइस, ओके, तो विल बिगिन विद द लेक्चर। शुरू करें। शैल वी बिगिन? कन्फर्मेशन दे दो, देन विल बिगिन। तो दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, हेलो एवरीवन, आई एम हितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटरशिप बैच, जो कि एक कम्प्लीटली फ्री बैच जहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं फॉर नीट 2025, जहाँ पे हम लोग सिर्फ थ्री मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एंड करेंटली वी आर ऑन अ थर्ड मंथ, तो फिर अभी तक 2 मंथ्स एंड 12 डेज हो चुके हैं एंड वी आर ऑन द थर्ड मंथ। और हमारा पेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के 20th के अंदर ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स 25th तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। आई एम हितेश गुप्ता एंड लेट्स बिगिन इन टुडेस क्लास। तो आज का क्लास है रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर है जो कि रे ऑप्टिक्स के बाद आता है। और रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसे बहुत बदनाम करके रखा है लोगों ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टफ है, क्योंकि वो कुछ माइनर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमने क्लियर से पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पे मैंने बताया था कि कहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं और उसे कैसे अवॉइड करना है, ये भी मैंने बताया था। तो फिर आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, विच इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग किस चीज़ के साथ डील करने वाले हैं? वी आर गोना डील विथ वेव्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग डील कर रहे थे लाइट रेज के साथ, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग डील करेंगे विथ लाइट वेव्स के साथ, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। एंड वेव ऑप्टिक्स काफ़ी छोटा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर दो ही मेजर सेक्शंस है, आप कह सकते हो। एक हो जाता है आपका YDSC और सेकेंड हो जाता है रिलेटिंग टू इंटेंसिटी। ओके, ठीक है। ओके, तो फिर द फर्स्ट टॉपिक दैट वी गोना फोकस ऑन इन अंडर वेव ऑप्टिक्स इज हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। एंड ये एक इंडियन वर्ड है नहीं, तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है। अगर आपकी स्कूल में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है तो फिर यू कैन गो अहेड विद दैट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मुझे ये सिखाया गया था कि इसे ह्यूगन कहा जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज व्हाट इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, तो फिर उसके लिए माफ़ कर देना। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना लर्न इज ह्यूगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फिर देखो, ह्यूगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया था, और उस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लाइट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमें अब पता है कि लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जब लाइट वेव के फॉर्म में मूव होती है ना, तो फिर दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग इन डिटेल इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फिर उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस मत करना, ठीक है। तो फिर द नेक्स्ट टॉपिक विच यू आर गोना फोकस ऑन इज वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज नोन एज अ वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल इज, मान लो कि आप एक पॉइंट में हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो और ये एक पॉन्ड है, ठीक है। एक सेकंड, ये ड्राइंग ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, मान लो ये आप हो और यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है। ये पॉन्ड जो है मतलब शांत है, ठीक है, देयर आर नो रिपल्स इन दिस पॉन्ड, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करोगे? आपने एक पत्थर लिया और इस पत्थर को आप यहाँ पे फेंक देते हो इस पॉन्ड के अंदर। तो फिर जैसे ही आप इस पत्थर को पॉन्ड के अंदर फेंकोगे ना, तो फिर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे रिपल्स बन जाएंगे ऐसे, जो कि ऑल द डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ऐसे आपने कभी किया है? नोटिस तो किया ही होगा ना। ये तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ हो जाती है कि पॉन्ड में अब रिपल्स आ जाते हैं। तो फिर इन रिपल्स का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है विथ वेव ऑप्टिक्स? तो फिर इन रिपल्स को ही आप समझ सकते हो कि दीज आर नथिंग बट वेव फ्रंट्स। क्यों मैं कह रहा हूँ कि दीज आर इक्वल टू वेव फ्रंट्स? देखो, वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस।
जैसे ही आप इस शांत पॉन्ड में पत्थर को फेंकोगे तो फिर होगा क्या, एक रिपल्स बन जाएंगे। और उन रिपल्स को अगर आप देखोगे ध्यान से तो फिर वो कुछ ऐसे दिखेंगे, रिपल्स या फिर वेव्स बन जाएंगे जनरली। तो फिर इसमें हो क्या रहा है कि पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब 1 सेकंड के बाद होगा क्या कि ये सेम डायग्राम ऐसे हो जाएगा, जो पॉइंट ऊपर था वो पॉइंट अब नीचे आ जाएगा। तो फिर हो क्या रहा है कि एक पॉइंट उधर ही है लेकिन वो सिर्फ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये चीज़ हो रहा है इसके अंदर। तो फिर इस चीज़ को कैसे रिलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू वेव फ्रंट? देखो, वेव फ्रंट का मतलब है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज। सेम फेज का मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हमें पता है कि एक वेव को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, जहाँ पर साइन के बाद जो भी टर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं फेज, फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। मान लो कि यहाँ पर दो वेव्स हैं, दिस इज a2 sin ओमेगा t। यहाँ पर दो वेव्स है, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकंड वेव। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये आपका पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो फिर वो रिपल्स तो ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है, सारे डायरेक्शन में आपके रिपल स्प्रेड हो जाएंगे, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इन रिपल्स के सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो फिर मुझे एक वेव फ्रंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैं एक पत्थर मारूंगा तो फिर यहाँ पर ऐसे वेव बनेंगे जो जाएंगे बाहर, ऐसे वेव बनेगा, ऐसे वेव बनेगा, ऐसे वेव बनेगा, ऐसे वेव बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये शांत वाटर है तो फिर वो ऐसे जा रहा है, और ये एक और पॉइंट है जहाँ पर वेव ऐसे जा रहा है। अगर मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया ना, और फिर मैंने ऐसे पूरे पॉइंट के सारे पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फिर ये एक वेव फ्रंट बना देता है। दिस फॉर्म द वेव फ्रंट। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम यू गाइस। इज इट क्लियर टिल नाउ कि वेव फ्रंट क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स दैट हैव द सेम फेज डिफरेंस, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो फिर मुझे एक वेव फ्रंट मिलेगा। उसी चीज को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक तो क्लियर है ना? ओके। वैसे ही अगर मेरा लाइट सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर मेरा लाइट सोर्स है, ओके, जैसे ही मान लो कि यहाँ पे मैंने एक बल्ब को रखा है ऐसे, ओके, जैसे ही मैं इस बल्ब को ऑन करूंगा, लाइट तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में भी फैलेगा, इसमें भी फैलेगा, इसमें भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी और इधर भी फैलेगा, ठीक है, बेसिकली चारों दिशाओं में लाइट फैलेगा, ठीक है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। मान लो इसका फेज डिफरेंस इज 40 डिग्री और इसका फेज डिफरेंस इज ऑल्सो 40 डिग्री, इसका फेज डिफरेंस इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो फिर अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ना तो फिर मुझे एक वेव फ्रंट मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊंगा तो फिर इस पॉइंट का फेज डिफरेंस इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कांस्टेंट रहेगा। कैसे? मान लो कि इस पॉइंट का फेज डिफरेंस है 50 डिग्री, तो फिर इस पॉइंट का भी 50 डिग्री होगा, इस पॉइंट का भी 50 डिग्री होगा। ऑल दीज 3 पॉइंट्स हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फिर अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूंगा तो फिर मुझे एक और वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इस चीज को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। इतना क्लियर है कि वेव फ्रंट क्या होता है? क्लियर है तो थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? प्राची, हर्ष एंड डोरमी? ओके, ठीक है, क्लियर है ना? ओके। और एक और चीज़ जो आपको याद रखना है, जो हमारा पहला वेव फ्रंट होता है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, और जो उसके बाद वेव फ्रंट बनता है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट और ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोना फोकस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। मान लो कि मेरा सोर्स जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है। फॉर सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन मान लेते कि यहाँ पे एक लाइट बल्ब है, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं इस लाइट बल्ब के स्विच को ऑन करूंगा, होगा क्या? लाइट स्प्रेड होगा। किस डायरेक्शन में? चारों दिशाओं में स्प्रेड होगा। इट विल स्प्रेड इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस 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 दिस, ठीक है। ऑल दी डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं लाइट बल्ब को ऑन करूंगा तो फिर यहाँ पे लाइट स्प्रेड होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली लाइट जो है वो चारों दिशाओं में फैलेगा। तो फिर जैसे ही मैं इस सोर्स को ऑन करूंगा या फिर मैं इस बल्ब को ऑन करूंगा, लाइट जो है वो फैलेगा चारों डायरेक्शन में। तो फिर अब मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? ह्यूगन ने कहा था कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो फिर अब ये वेव जो है वो फैल रहा है।
अब वेव का शेप क्या है? अगर एक चीज याद रखना, अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, इफ आवर सोर्स इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट देन द वेव फ्रंट फॉर्म्ड इज अ स्फीयरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है एक एलईडी, या फिर एक बल्ब हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका वेव फ्रंट विल बी स्फीयरिकल, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये हमारा सोर्स हो जाता है, सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अ लीनियर सोर्स, यानी कि हमारा सोर्स है कुछ ऐसा होगा। एक सेकंड गाइस, बाहर पटाखा कौन फोड़ रहा है यार? हाँ जी, मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर सोर्स, जो कि एक ट्यूबलाइट है, समझ लो। ठीक है, ट्यूबलाइट तो सभी ने देखा ही है ना, कुछ ऐसा होता है, ट्यूबलाइट कुछ ऐसा होता है। तो फिर अब अगर ये मेरा ट्यूबलाइट है विच इज माई सोर्स वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द वेव, ये मेरा सोर्स है, अगर मैं इस ट्यूबलाइट को ऑन करूंगा तो फिर लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में फैलेगा। लेकिन इस बार जो लाइट फैल रहा है वो ऐसे भी फैल रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी। तो फिर अब अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा जिनके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है इन इन सारे पॉइंट्स का, तो फिर अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो फिर मुझे एक और वेव फ्रंट मिलेगा। लेकिन इस बार जो वेव फ्रंट है उसका शेप अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के अंदर हमें मिलता है स्फीयरिकल वेव फ्रंट, एंड इन द केस ऑफ अ लीनियर सोर्स हमें मिलता है एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कि हमारा सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मान लो दिस इज माय सोर्स एंड ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रिपीट कर दीजिए। ओके प्राची, देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता क्या है। मान लो कि मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, विच इज अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। मान लो कि दिस इज माई ट्यूबलाइट यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोग ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो फिर लाइट कुछ ऐसे फैलता है। ठीक है, ऐसे फैलता है लाइट। तो फिर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर इस ट्यूबलाइट को, जिसे मैं अपना सोर्स ऑफ लाइट कह रहा हूँ, अगर मैं इसे टर्न ऑन करूँगा तो फिर लाइट जो है वो फैलेगा। लेकिन लाइट किस डायरेक्शन में फैलेगा? वो इसमें भी फैलेगा, इसमें भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा जिनके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा जिनके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो फिर मुझे एक वेव फ्रंट मिलता है। लेकिन उस वेव फ्रंट का शेप क्या होता है? उस वेव फ्रंट का शेप होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को ऑन करूंगा तो फिर सबसे पहले लाइट ऐसे फैलेगा, फिर वो और बड़े सर्कल में फैलेगा, फिर वो और बड़े सर्कल में फैलेगा। लेकिन क्या इसके पास लेंथ नहीं है? इसके पास तो लेंथ भी है। तो फिर लेंथ की वजह से ये लाइट जो है वो नीचे भी फैलेगा, नीचे भी फैलेगा। तो फिर जैसे ही मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा जिनके पास कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है, तो फिर मुझे एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है, जो कि ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज माई वेव फ्रंट, दिस इज माई वेव फ्रंट। यहाँ पे समझ में आया? ओके, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है? प्लेन वेव फ्रंट कुछ ऐसा होता है, मान लो कि मेरा सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा सोर्स कहीं दूर खड़ा है। ठीक है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट फ्रॉम मी। तो फिर अब इस पॉइंट पर जो वेव फ्रंट होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है? इट इज नथिंग बट अ प्लेन सर्फेस की तरह मान लो। ठीक है, तो ये हो जाता है एक वेव फ्रंट, ये हो जाता है दूसरा वेव फ्रंट, ये हो जाता है तीसरा और ये चौथा, और वैसे कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये अगर मेरा सोर्स है विच इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस सोर्स के पास जाऊंगा तो फिर मुझे स्फीयरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे। ठीक है, मुझे स्फीयरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे। लेकिन मैं अगर सेम सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाऊंगा ना, अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाऊंगा तो फिर मुझे मिलेंगे प्लेनार वेव फ्रंट। ये चीज हमेशा याद रखनी। ओके, क्लियर है इतना? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इज two sources are said to be coherent if they have constant phase difference and constant angular frequency. मान लो कि मेरे पास दो वेव्स है, ये मेरा पहला वेव हो गया, ये मेरा दूसरा वेव हो गया। अगर इन दोनों वेव्स के पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड दे हैव कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये सोर्स और ये सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो गए।
ठीक है। अगर इन दोनों वेव के कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है तो फिर ये दोनों हो जाएंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसकी कोहेरेंट सोर्सेज आर एसेंशियल टू ऑब्जर्व कंप्लीट इंटरफेरेंस। ओके, ये एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के बाद। नेक्स्ट पेज पर हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो फिर इसे प्लीज याद रखना, ठीक है। याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो देखो दी फर्स्ट फॉर्मूला इज रिगार्डिंग फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? इट इज नथिंग बट डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या? इट इज नथिंग बट दी पाथ डिफरेंस, ये याद रखना। ओके, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। एक वेव का जो इंटेंसिटी होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पर आपको इंटेंसिटी का एक वैल्यू दिया रहा है और एम्पलीट्यूड का एक कोई डिफरेंट वैल्यू होगा। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों के बीच में। ओके, इंटेंसिटी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। तो फिर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। के क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इस सिंबल को हटाया है, तो फिर अगर हमने सिंबल को हटाए तो फिर हमें एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसे हम लोग के कहते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी इज नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है इज दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर विड्थ। एपर्चर विड्थ क्या होता है? मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक वुडन पीस है। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वुडन पीस में एक स्लिट है। स्लिट क्या होता है? स्लिट होता है एक गैप, मान लो। ठीक है, मान लो कि ये मेरा पीस है और यहाँ पर एक गैप है, एक छेद है। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे देखूंगा क्रॉस वेव, तो फिर मुझे वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये मेरा स्लिट हो गया, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्लिट। और जो एम्पलीट्यूड है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ ऑफ द स्लिट। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो सोर्सेज है, ये हो गया मेरा पहला पीस और ये हो गया मेरा सेकेंड पीस। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा दिस इज माई स्लिट विड्थ एंड दिस इज माई स्लिट विड्थ, यहाँ पे जैसे मैं I1 और I2 कह रहा हूँ, तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो फिर ये तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर होगा कि I2 इज ग्रेटर। क्यों? I2 का इंटेंसिटी इसलिए ग्रेट होगा क्योंकि उसका एपर्चर विड्थ ज्यादा है। ठीक है, हाँ प्राची बिल्कुल सही, I2 ज्यादा होगा। तो फिर द सिंपल चीज जो आपको याद रखना है इसकी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर विड्थ, या फिर स्लिट विड्थ भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए मूव अहेड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना लर्न इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डील करता है विद रेस्पेक्ट टू टू वेव्स या फिर थ्री वेव्स भी हो सकते हैं। तो फिर इसके अंदर होता क्या है? वी आर गोना लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है कि कॉम्बिनेशन या फिर इंटरफेयर करना। इंटरफेयर का मतलब आप समझ सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो रिलेट टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है? मान लो दिस इज माय फर्स्ट वेव एंड दिस इज माय सेकंड वेव। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मेरा जो फर्स्ट वेव है वो कुछ ऐसा है और मेरा सेकंड वेव है जो कुछ ऐसा है, जिसका एम्पलीट्यूड इज ए एंड सेकंड वेव का भी एम्पलीट्यूड इज ए, सेम एम्पलीट्यूड है। तो फिर अब होगा क्या? मान लो कि इस वेव को मैं इस वेव के ऊपर रख दूंगा। ऊपर रख दूंगा मतलब ये भी होगा कि मैंने इन दोनों वेव को कंबाइन कर दिया। तो फिर अब अगर मैं इन दोनों वेव को कंबाइन कर दूंगा तो फिर मुझे एक नया वेव मिलेगा। अब होगा क्या? ये जो नया वेव होगा ना, इट इज फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन देम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड इज जीरो, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी इसका एम्पलीट्यूड इज जीरो, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड इज जीरो, अगेन इट इज जीरो, यहाँ पर इट इज मैक्सिमम, सेम टाइम पर यहाँ पर भी इट इज मैक्सिमम। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो फेज डिफरेंस है इसके फेज डिफरेंस के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो फिर अगर मैं दो वेव्स को कंबाइन कर दूंगा जिनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, तो फिर मुझे मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वजह से होगा क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा।
तो फिर यहाँ पर जो न्यू वेव फॉर्म होगा ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका एम्पलीट्यूड विल बी 2a, इट शुड बी डबल ऑफ द प्रीवियस वन। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, थम्स अप दो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज बताओ, ठीक है, डरो मत। ओके, नेक्स्ट वी आर गोना लर्न अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो क्या रहा है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रेजेंट है। हाँ प्राचीन, कंस्ट्रक्टिव में ऐड होता है एंड डिस्ट्रक्टिव में ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन होता है दो वेव्स का। ठीक है, ठीक है, मान लो कि दिस इज माई फर्स्ट वेव एंड दिस इज माई सेकंड वेव। अब इन दोनों वेव्स के बीच में एक फेज डिफरेंस तो है। यहाँ पर इन दोनों का एम्पलीट्यूड इज जीरो, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव में मैक्सिमम और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज नेगेटिव में मैक्सिमम। तो फिर अगर मेरा एक वेव का हिस्सा ऐसा है और दूसरे वेव का हिस्सा ऐसा है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो फिर मेरा जो नेट रिजल्टेंट होगा इट विल बी अ फ्लैट लाइन। क्यों? क्योंकि इस साइड का कोशिश है कि मैं वेव को ऊपर लेके जाऊं, लेकिन इस साइड का कोशिश है कि मैं वेव को नीचे लेके जाऊं विद द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो फिर टेक्निकली होगा क्या कि वेव जो है वो फ्लैट हो जाएगा विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? आगे बढ़े। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दैट वाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोना लर्न अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? व्हेन टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज और ओवरलैप विथ ईच अदर, the resultant wave displacement is equal to the vector or the algebraic sum of the individual wave displacement। इसका मतलब क्या है? मान लो कि मेरे पास तीन वेव्स है विच इज y1, y2 एंड y3। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा या फिर मैं अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो फिर इसका जो रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इनका नेट एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनका नेट वेव डिस्प्लेसमेंट जो कि y नेट होगा इट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। बस इतना ही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? आगे बढ़े। गर्मी लग रही है, एक सेकंड मैं विंडोज खोल लेता हूँ। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरफेरेंस, या फिर जैसे हम लोग YDA भी कहते हैं, या YDA का फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब YDA में हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर YDA में होता ये है कि हमारे पास एक सोर्स रहता है, जैसे मैं सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मैं S कह रहा हूँ। ठीक है, इसके सामने एक बोर्ड रहता है जिसमें दो स्लिट्स रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्क्रीन रहता है, हम लोग स्क्रीन कहते हैं। दिस इज माई स्क्रीन एंड दिस इज माई स्लिट। ये है स्लिट S1, ये है स्लिट S2। ठीक है, और ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ वेव में हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब YDA के एक्सपेरिमेंट में होता है क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स रहता है। जैसे ही मैं इस लाइट सोर्स को ऑन करता हूँ तो फिर हमें नोटिस करने में मिलता है कि यहाँ पर बनता है एक बहुत बड़ा सा ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब है एक फ्रिंज का आप समझ सकते हैं, इट मीन्स अ स्मॉल स्लाइस ऑफ लाइट, आप समझ सकते हो। स्लाइस ऑफ लाइट तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं, लेकिन आप वैसे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है बीच में एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल क्यों? क्योंकि ये बीच में ब्राइट, बिकॉज इट इज ब्राइट एंड इट इज अ फ्रिंज। ठीक है, तो फिर इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद हमने नोटिस किया था हमारे पास एक डार्क फ्रिंज आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे होता है दिस इज माई डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट बिकम्स कम्प्लीटली डार्क। ठीक है, तो फिर डार्क फ्रिंज के बाद वापस से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आ जाता है, फिर यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज आता है, फिर यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज आता है, फिर यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज आता है, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आता है। फिर YDA में होता बस इतना ही है कि यहाँ पर फ्रिंजेस हमें देखते हैं। फ्रिंजेस क्या होता है? स्मॉल स्लाइस ऑफ लाइट, आप समझ सकते हो। वैसे ही नीचे में भी सेम होता है, यहाँ पर एक डार्क बनेगा, फिर एक लाइट बनेगा, फिर एक और डार्क बनेगा, फिर एक और लाइट बनेगा, एंड देन यू हैव अनदर डार्क एंड अनदर लाइट एंड इट कंटिन्यूज ऑन। ठीक है, तो फिर ये था YDA का नॉर्मल सेटअप। तो फिर अब इसके बाद हम लोग समझने वाले कि ये जो फ्रिंज होता है इसका विड्थ क्या होता है, ये फ्रिंजेस क्यों बनते हैं, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होता है, डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होता है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ये सब हम लोग सीखने वाले टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो दिस वाज द बेसिक सेटअप ऑफ YDA जिसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं।
ठीक है, तो फिर इसका सेटअप यहाँ पर भी है। दिस इज माई सोर्स विच इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको YDAC में ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज नोटिस करना है तो फिर आपके पास होना चाहिए एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज वी नीड अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब एक सोर्स ऑफ लाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं और दो क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि अगर हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट को यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें मिलेंगे कोहेरेंट वेव्स। अगर हम लोग दो सेपरेट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज करेंगे तो फिर हमें मिलेंगे इनकोहेरेंट वेव्स। एंड मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि अगर आपको इंटरफेरेंस नोटिस करना है तो फिर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस नोटिस करने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट वेव्स। अगर हमारे पास इनकोहेरेंट वेव्स होंगे तो फिर इंटरफेरेंस हम लोग नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रेफरेबली एक ही सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये वेव यहाँ से भी आ रहा है और सेम सोर्स से वेव यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए मूव अहेड। ओके, ठीक है। ओके, फ्रिंज को आप समझ सकते हो एज अ बैंड ऑफ लाइट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है? when two crusts or when two troughs superimpose with each other, the resultant intensity becomes maximum. In this case we observe a bright fringe, and when one crust and one trough overlaps with each other, the resultant intensity becomes minimum, and in this case we observe a dark fringe on the screen. This was the reason to observe a bright fringe and this was the reason to observe a dark fringe. इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक वेव है जिसका एक क्रस्ट है और एक और वेव है जिसका एक ट्रफ है। ठीक है, ये हो गया उसका मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड ये हो गया उसका मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर एक पॉइंट पर ये वेव लाकर कंबाइन कर रहे हैं तो फिर होगा क्या कि एक वेव कह रहा है कि मैं पॉजिटिव साइड में ऊपर खींचूंगा, एक वेव कह रहा है कि मैं नेगेटिव साइड में नीचे खींचूंगा मैक्सिमम। तो फिर होगा क्या? हमारे पास मिलेगा एक फ्लैट, मतलब एम्पलीट्यूड इसका जीरो होगा। इसका एम्पलीट्यूड था पॉजिटिव ए और इसका एम्पलीट्यूड था नेगेटिव ए, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड विल बी जीरो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं ऊपर खींचूंगा, ये कह रहा है कि मैं नीचे खींचूंगा, तो फिर जो नेट होगा वो जीरो होगा। मान लो कि ये वो पॉइंट है जैसे मैं अपने राइट हैंड से इस साइड खींच रहा हूँ और अपने लेफ्ट हैंड से मैं इस साइड खींच रहा हूँ, तो फिर टेक्निकली ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इक्वल अमाउंट से यहाँ पर भी खींच रहा हूँ और मैं इक्वल अमाउंट से यहाँ पर भी खींच रहा हूँ। वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड जीरो होता है तब हमें मिलता है एक डार्क फ्रिंज। ठीक है, दिस वॉज द रीजन टू ऑब्जर्व अ डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। एंड हमें ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलता है? अब हमें ब्राइट फ्रिंज इसलिए मिलता है क्योंकि मान लो जो फर्स्ट वेव है वो कुछ ऐसा होगा, इसका एम्पलीट्यूड विल बी पॉजिटिव ए और सेकंड वेव का भी एम्पलीट्यूड विल बी पॉजिटिव ए इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका फेज और इसका फेज कंप्लीटली सिंक में, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा इसका एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। का एम्पलीट्यूड विल बिकम 2a, जो कि होगा डबल ऑफ द प्रीवियस एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलता है एक ब्राइट फ्रिंज, and this was the reason to observe a bright fringe, and the previous reason was why we observe a dark fringe. Clear है? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। अब यहाँ पर कुछ लंबे चौड़े इक्वेशंस होंगे, लेकिन आपको उन इक्वेशंस पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बता दूंगा कि किस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और किस फॉर्मूला को आप स्किप मार सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा, या फिर मैं कह सकता हूँ एक लंबा सा डेरिवेशन। ठीक है, ओके, लेट अस कंसिडर टू लाइट वेव्स, दैट इज y1 is equal to a1 sin omega t and second wave that is y2 is equal to a2 sin omega t plus 5। ठीक है, ये इसका फेज हो गया, फर्स्ट वेव का फेज, और ये सेकेंड वेव का फेज हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि इसका फेज और इसका फेज डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा एक डिफरेंस इन फेज। ठीक है, ये था पहला चीज जिसे मैंने नोटिस किया यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी आर गोना अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? मान लो हमारे पास दो वेव्स हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेव एंड दिस इज माय सेकंड वेव। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ या फिर अगर मैं इन दोनों को इम्पोज करना चाहता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो फिर जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का, दैट इज वाई नेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। इस वेव का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा y1, इसका होगा y2, जो कि यहाँ पर है। ओके,
तो फिर अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो फिर मुझे जो वाई नेट मिलेगा ना, वाई नेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या, इट इज a1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या, इट इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इन दोनों स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हो और अब फाइनली मैं ये स्टेप देख सकते हो कि वाई नेट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस a2 साइन 5 प्लस कॉस ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है लंबा चौड़ा से ये कहाँ से है, दिस इज विद द यूज ऑफ मैथमेटिक्स विच इज ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से हमें आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाता है a1 साइन ओमेगा टी और ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हम लोग लिख सकते हैं एज a2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 5। ठीक है, दिस इज यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं आपको बता दूंगा एंड में कि क्या याद रखना है आपको। ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, इसको रटा नहीं माना, ठीक है, ये बस समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। फाइनली में आपको याद ये रखना है कि जो हमारा नेट एम्पलीट्यूड होता है, जैसे मैं आर नेट से लिख रहा हूँ, आर नेट इज द नेट एम्पलीट्यूड। नेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5। अब a1 क्या है, a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव एंड a2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव। ओके, ठीक है। तो फिर मान लो दिस इज माय फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड इज a1 एंड दिस इज माय सेकेंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड इज a2। मान लो इन दोनों को मैं कर रहा हूँ सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करने के बाद जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड विल बी ए नेट, जिसे मैं आर नेट से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5। वेरी सिमिलर टू वेक्टर एडिशन। ओके, क्लियर है? क्लियर है? इतना आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो फिर दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इससे आपको याद रखना है कि आर नेट इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी का जो इक्वेशन होता है। मान लो कि दिस इज माय फर्स्ट वेव, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन। ये मेरा पहला वेव है और ये मेरा दूसरा वेव है। इस वेव का एम्पलीट्यूड इज a1 और इस वेव का एम्पलीट्यूड इज a2। अब हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन होता है। मान लो इसका इंटेंसिटी इज I1 एंड इसका इंटेंसिटी इज I2। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों वेव को मैंने कंबाइन कर दिया थ्रू इंटरफेरेंस, अब ये मेरा नया वेव बन रहा है जिसका एम्पलीट्यूड इज a नेट एंड इसका इंटेंसिटी इज I नेट। तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें ये पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अगर मुझे ये सिंबल हटाना है तो फिर मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को हम लोग k मान लेते हैं, I इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। क्लियर है? ओके, अब इट्स नॉट एन इशू। आई गेस दैट एक्सप्लेन्स क्यों आज बहुत कम स्टूडेंट्स है, क्योंकि आज पूजा है। आई गेट इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब लिप्सा आप हो सके तो बाद में देख लेना। ओके, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो लोग ध्यान देना, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो, I इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। प्रीवियसली हमने देखा कि जो आर नेट होता है, आर नेट इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर दूंगा तो फिर मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद k क्या है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो फिर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझे मिलेगा k इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट k a1 अंडर रूट k a2 cos 5, ठीक है। तो फिर यहाँ से k आर स्क्वायर क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसे मैं आई नेट कह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर। ये हो जाता है k इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या, इट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो फिर ये हो जाएगा नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर या फिर फर्स्ट इंटेंसिटी प्लस k a2 स्क्वायर या फिर इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव विच इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। फिर टेक्निकली इस पूरे पेज में आपको बस इतना याद रखना है कि आर नेट का फॉर्मूला एंड आई नेट का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े।
ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ये होता है नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और ये हो जाता है नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर आर नेट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, जिसे मैं ए नेट कह रहा हूँ, इट इज इक्वल टू अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ठीक है, तो फिर अगर मुझे इस सेम चीज़ को इंटेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो फिर मैं लिखूंगा आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ओके ठीक है, मान लो कि I1 का इंटेंसिटी इज इक्वल टू I2 का इंटेंसिटी विच इज I0। तो फिर अब क्या होगा, देखते क्या होगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू I0। ठीक है, तो फिर यहाँ से आई नेट होगा, आई नेट विल बी इक्वल टू I1 will be equal to I0, I2 will also be equal to I0, अंडर रूट 2 I1 is equal to I0 and I2 is also equal to I0। तो फिर इस चीज़ को अगर मैं रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा I is equal to 2 I0 plus 2 I0 cos 5। ये 2 I0 कहाँ से आया, I0 इंटू I0 will become I0 स्क्वायर, और ये अंडर रूट तो फ्री हो जाएगा I0। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा कि I इज इक्वल टू 2 I0 इंटू 1 प्लस कॉस 5। ये कैसा आया, मैंने 2 I0 को कॉमन ले लिया और ये यहाँ से हो जाता है 2 I0 इंटू 1 प्लस कॉस 5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहाँ पे 1 प्लस कॉस 5 या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू 2 I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। ठीक है, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ एज I इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पर I नेट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। ठीक है, ये कब होता है, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू I0। ओके, जब पहले वेव का इंटेंसिटी इज इक्वल टू सेकेंड वेव का इंटेंसिटी, हम लोग कह सकते हैं कि इन दैट सिचुएशन जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा दैट इज I नेट इज इक्वल टू 4 I0 इंटू cos स्क्वायर 5 बाई 2। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, देखो सोच के बताओ। हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू 4 I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। अब अगर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो फिर मुझे इस पूरे टर्म को, जो कि कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 है, इसे 1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज +1। अगर मुझे इस पूरी चीज़ को +1 करना है, यानी कि कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो फिर अब मैं देखूंगा कि किस फाई के वैल्यू पर मुझे कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 1 मिलेगा। फिर मैंने सोचा और मुझे पता चला कि अगर मैं फाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एज 2 पाई, तो फिर मुझे मिल जाएगा 1। कैसे, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2 हो जाता है कॉस पाई, एंड कॉस स्क्वायर पाई हो जाता है नथिंग बट इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ से मैंने देखा कि अगर मैं पाई के वैल्यू को 2 पाई सेट कर दूंगा, तो फिर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इज व्हेन कॉस स्क्वायर बाई 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 4 I0। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, किसी के पास अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, तो फिर मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगा इट इज इक्वल टू 4 I0। ओके ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस क्या होता है। मान लो कि अगर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो फिर फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एक्स क्या रहना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई, ये तुम्हें पता ही है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, इट इज डेल्टा एक्स। तो फिर यहाँ पर हमें ये पता है कि फेज डिफरेंस अगर मेरा 2 पाई है, तो फिर मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। वैसे ही अगर मैं देखूंगा कि अगर मेरा फेज डिफरेंस 2 पाई, या फिर कह सकते हैं कि 4 पाई, या फिर 6 पाई, या फिर 8 पाई है, तो फिर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी पाई इज इक्वल टू इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, वहाँ पर मुझे मिल रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो फिर यहाँ पे 2 4 6 8 के बदले मैं n भी लिख सकता हूँ। n का वैल्यू कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट। अगर मैं n के वैल्यू को 1 पुट करूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा 2 पाई। अगर मैं n के वैल्यू को 2 पुट करूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा 4 पाई। अगर मैं n के वैल्यू को 3 पुट करूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा 6 पाई। तो फिर जनरली मैं कह सकता हूँ कि जब भी फाई का वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n, इन दैट सिचुएशन मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। इतना क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे अब इतना तो पता है कि जब जब फाई का वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, तब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। तो फिर 2 पाई इंटू एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फिर यहाँ से डेल्टा एक्स विच इज द पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। कैसे? यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो फिर जब जब पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, मुझे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे मिलेगा एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेव। क्लियर है? गुड इवनिंग जी के, गुड इवनिंग। क्लियर है इतना? अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, ओके। तो फिर अब मुझे इतना पता है कि अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो फिर मेरा पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा। एन लैम्डा क्या है? एन का वैल्यू कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर जहां पर भी मेरा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा या फिर 4 लैम्डा, मुझे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जब जब मेरा जो फेज डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 2n पाई, तो फिर मुझे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। n का वैल्यू कैन अगेन रेंज फ्रॉम 1 2 3 4 5 थिंग एनीथिंग। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये चेंज हो सकता है। मान लो कि मैंने वेवलेंथ को चेंज किया तो फिर पाथ डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, तो इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े। इतना तो क्लियर है ना कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए पॉइंट नंबर 1 इज the path difference should be equal to n lambda। n can be 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। second point to remember is for bright fringe the phase difference must be equal to even multiples of pi। even multiples हो सकता है 2 पाई, या फिर it can be 4 पाई, या फिर हो सकता है 6 पाई, या फिर कुछ भी हो सकता है 8 पाई भी हो सकता है, लेकिन it has to be even multiples। जिसे हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं 2 पाई इंटू एन। एन का वैल्यू कैन रेंज बिटवीन 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। क्लियर है? बस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये याद रखना। आगे बढ़े। ऑड इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो ऑड नंबर पे आ जाएगा ना, तो फिर हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डार्क फ्रिंज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे ऑन ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, ऑड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जहाँ पर वेव 1 का इंटेंसिटी विल बी 9 यूनिट्स एंड दिया गया कि सेकेंड वेव का इंटेंसिटी इज 4 यूनिट्स। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फाउंड। तो फिर इसे सॉल्व कैसे करना है? एक तो हो सकता है जनरल मेथड, जहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो फिर मैं एक सिंपल मेथड बता देता हूँ आपको। द ईजिएस्ट मेथड इज, जब भी आपके पास आई मैक्स पूछा जाएगा ना, तो फिर आप बस ए मैक्स का स्क्वायर कर देना। यानी कि अगर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बदले हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और फिर अगर हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पर आई वन इज इक्वल टू 9 यूनिट्स एंड हमें ये भी पता है। बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रहा है क्या? एक सेकेंड देना, मैं कॉर्डन लगा देता हूँ वापस। अब आई गेस बैकग्राउंड नॉइज कम हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब क्या यूज़ करना है कि जब भी हमारे पास इंटेंसिटी कैलकुलेशन क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि वेव 1 का इंटेंसिटी इज 9 यूनिट्स, वेव 2 का इंटेंसिटी इज 4 यूनिट्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म्ड ऑफ द वेव। मुझे ये पता है कि आई वन इज इक्वल टू 9 यूनिट्स एंड आई टू इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके,
तो फिर यहाँ से मुझे ये पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या फिर एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इंटेंसिटी। अगर I1 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स तो फिर A1 क्या होगा, A1 विल बी इक्वल टू I1 का होल स्क्वायर, आई मीन अंडर रूट I1, अंडर रूट I1 यानी कि अंडर रूट 9 जो कि हो जाता है 3। तो फिर पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड इज 3 यूनिट्स और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट 4 जो कि हो जाएगा 2 यूनिट्स। इतना क्लियर है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज 3 यूनिट्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव इज 2 यूनिट्स। ओके, तो अब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू वेव्स। A1 is equal to 3 units and A2 is equal to 2 units. तो फिर अब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन सकता है इट विल बी इक्वल टू 3 + 2 विच इज 5। एंड वैसे ही मुझे ये पता चल गया कि A max इज इक्वल टू 5। तो फिर यहाँ से I max क्या होगा, I max विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 25। क्लियर है? ऐसे अप्रोच करना क्वेश्चन को, ठीक है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना, आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी। किस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है। ओके, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द मिनिमम इंटेंसिटी वेव फॉर्म, तब क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा? अगर पूछूंगा कि आई मिनिमम क्या होगा, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? वापस हम लोग यूज करेंगे एम्पलीट्यूड। कैसे? मैं ये पता है कि I1 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, तो A1 विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड I2 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो यहाँ से A2 विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमसे पूछा है आई मिन यानी कि आई मिनिमम या फिर मिनिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, A मिनिमम विल बी विच विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 2 जो कि हो जाता है 1। तो फिर अब इंटेंसिटी मिनिमम विल बी इक्वल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि A min का स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर जो कि होता है 1 itself। तो फिर यहाँ से मुझे ये पता है कि इसका कि इन दोनों वेव्स के कॉम्बिनेशन के बाद जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 25 यूनिट एंड जो मिनिमम इंटेंसिटी बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके प्राची, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू प्राची, कोई बात नहीं। अभी तक तो क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, जिस आई गेस जीके ने पूछा था विद रिलेटेड टू ऑड नंबर्स के बारे में ना, उन ऑड नंबर्स को ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, अब देखो, दो वेव्स के कॉम्बिनेशन के साथ जो मिनिमम इंटेंसिटी बन सकता है दैट इज इक्वल टू 0, आई मिनिमम इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आप देखो, हमें ये पता है कि जो मिनिमम इंटेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगा। डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है, इट इज कंप्लीटली डार्क, मतलब अंधेरा हो जाता है। तो फिर ये जो डार्क फ्रिंज है इसके कंडीशंस क्या होते हैं वो हम लोग देखने वाला भी यहाँ पे। देखो, जब फाई इज इक्वल टू पाई तो फिर हमें ये पता है कि कॉस पाई इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि कॉस 180 इज इक्वल टू -1 का हो जाता है। तो फिर वैसे ही आई नेट का वैल्यू क्या होता है, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। इतना तो क्लियर है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं कुछ करके इस पूरे वैल्यू को नेगेटिव में ला दूंगा ना तो फिर मेरा काम बन जाएगा। कैसे? अगर मैं कॉस 5 के वैल्यू को 180 कर दूंगा तो फिर कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो फिर अगर मैं इस पूरे टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे टर्म को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे इंटू -1। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, अगर I1 इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू I, तो फिर मुझे ये पता है कि I नेट इज इक्वल टू I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू -1। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos पाई के वैल्यू को मैंने ले लिया 180 डिग्री, तो फिर cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो फिर यहाँ से दिस होल टर्म बिकम्स नेगेटिव, तो ये हो जाएगा I प्लस 2I इंटू -1। तो फिर दिस होल थिंग बिकम्स I नेट इज इक्वल टू 2I माइनस 2I विच इज इक्वल टू 0। तो फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर मुझे मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फिर अगर मेरा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू -1 जो कि होता है एट अ डिग्री ऑफ 180 डिग्री, तो फिर मुझे मिलेगा उसका मिनिमम इंटेंसिटी विच इज 0। दिस मिनिमम इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन अ डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है ना? क्लियर है?
अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस। देखो, मुझे ये पता है कि अगर मेरा फेज डिफरेंस जो है इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 2n+1 पाई। 2n+1 पाई मैं क्यों कह रहा हूँ, विच इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल्स, यानी कि ये हो सकता है एज पाई, या फिर ये हो सकता है 3 पाई, या फिर ये हो सकता है 5 पाई, या फिर ये हो सकता है 7 पाई। अगर जो फेज डिफरेंस है इट इज इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो फिर मुझे मिलेगा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब जब फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, व्हेन इट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ना, तो फिर मुझे डार्क फ्रिंज मिलता है। क्यों, देखो, जब फाई इज इक्वल टू पाई, या फिर 3 पाई, या फिर 5 पाई, या फिर 7 पाई, उन सिचुएशंस पर कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है -1, और जब जब वैल्यू होता है -1, हमने देखा था कि हमें मिलता है मिनिमम इंटेंसिटी विच इज नथिंग बट 0। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मुझे ये पता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और मुझे ये पता है कि फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2n+1 इंटू पाई। क्यों, यहाँ पर अगर मैं n के वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू पाई, जो कि हो जाएगा क्या, इट इज नथिंग बट 3 पाई। अगर मैं n के वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1, ये हो जाएगा पाई। अगर मैं n के वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 5 पाई। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं n के वैल्यू को चेंज करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, इज इट क्लियर? से माय नेम हरीश, कह दिया आपका नाम हरीश। वेलकम टू टुडेज क्लास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब जब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, हमें हमें मिलता है एक डार्क फ्रिंज, या फिर हमें मिल सकता है मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मैं डेल्टा फाई का वैल्यू पुट कर दूंगा एज 2n+1 इंटू पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो फिर यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो फिर जब जब मेरा जो पाथ डिफरेंस है अगर वो 2n+1 इंटू पाई इंटू लैम्डा बाई 2 होता है, वहां पर मुझे मिलता है एक डार्क फ्रिंज। ओके, Harish, will you take only in Hindi? Harish, I teach mostly in English and Hindi. It's not situated to just one particular language. I can teach in English and Hindi both. So it's not an issue. Okay? Is it fine till now? Clear? So ultimately we can say that the conditions required for dark fringe is that number one, the phase difference must be equal to odd multiples of pi, which is pi or 3 pi or 5 pi or 7 pi. Okay, तो ये हो जाएगा 2n+1 into pi is the general form, and the second requirement is that path difference must be equal to 2n+1 into lambda by 2. Okay, and n can range anywhere between 0, 1, 2, 3, 4, anything. Okay, is it fine? If I enter n's value as equal to 1, where n is equal to 1, then this becomes 2 plus 1 by 2 into lambda, which is nothing but 3 by 2 lambda. And again, it can also be 5 by 2 lambda, it can be 7 by 2 lambda. At these positions, I can say that I receive a dark fringe or I receive minimum intensity. Okay? Clear है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? Okay, let's move ahead. अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो फिर वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. On the x-axis, we can have the phase difference, which is 0, pi, 2 pi, 3 pi, anything. And on the y-axis, I can have my intensity, which is I0. तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो कुछ ऐसा होगा. यहाँ पर मुझे मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज 4 I0, एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी विच इज 0. ओके, एंड फॉर्मूला विल बी I is equal to 4 I0 into cos square 5 by 2. This is the formula for net intensity. Number 5 is nothing but the phase difference. आगे बढ़े.
Now, few important things that you have to remember is that interference is a consequence of law of conservation of energy. Please इसे याद रखिएगा. Second point क्या है? Bright and dark fringes are formed on the screen alternatively. इसका मतलब क्या है? मान लो ये मेरा screen है. तो फिर what I observe is that if I take this as my screen, first I would observe a central bright, which is the most bright fringe. Then I would observe then I would observe a dark fringe. Then I would observe another bright fringe. Wait a second. This would be my bright fringe, and then a dark fringe, then a bright fringe, then a dark fringe, and then a bright fringe. Okay. And conditions क्या था? This is for bright fringe, this is for dark fringe. The phase difference must be equal to 2 pi, 4 pi, 6 pi, which is even multiples of pi. And in the case of dark fringe, the phase difference must be equal to pi, 3 pi, 5 pi, or 7 pi, which is nothing but odd multiples of pi. And in the case of bright fringe, यहाँ पर the path difference must be equal to n lambda, and in the case of dark fringe, the path difference must be equal to 2n plus 1 lambda by 2. Clear? N can range between 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and n can also range here between 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? Okay, let's move ahead then. Okay, ठीक है. तो अब हम लोग देखने वाले विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना लर्न इज रिगार्डिंग फ्रिंज विड्थ. तो फिर फ्रिंज विड्थ में होता क्या है, हमें ये पता है कि यहाँ पर कुछ बैंड ऑफ लाइट आ जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा सेंट्रल ब्राइट, और ये हो जाएगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये हो जाएगा एक और डार्क फ्रिंज, एंड देन आई विल हैव माई ब्राइट फ्रिंज, एंड देन दिस वुड बी माई सेंट्रल ब्राइट, दिस वुड बी माई ब्राइट फ्रिंज, and then there will be another dark fringe, and then another dark fringe, and it will continue on. तो फिर अब हम लोग देखने वाले कि जो फ्रिंज विड्थ होता है ना, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर फ्रिंज यहाँ पे बन रहा है, इसका विड्थ क्या था. इस पर्टिकुलर फ्रिंज का विड्थ हम लोग कैलकुलेट करना देखने वाले हैं. तो फिर देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं. दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट हियर विच इज एस, एंड दिस इज माई स्लिट. दिस इज माई फर्स्ट स्लिट जैसे मैं S1 कह रहा हूँ. दिस इज माई सेकेंड स्लिट जैसे मैं S2 कह रहा हूँ. ठीक है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2. ओके, एंड दिस इज माई स्क्रीन वेयर आई एम गोना ऑब्जर्व द फ्रिंजेस. दिस इज माई स्क्रीन. ओके, ठीक है. अब इसमें होता क्या है, जैसे ही मैं सोर्स को ऑन करता हूँ या फिर मैं सोर्स को एक्टिव करता हूँ, होता क्या है, यहाँ से वेव्स ऐसे निकलेंगे. इन ऑल द डायरेक्शंस वेव्स मूव आउट. ओके, ठीक है. तो फिर इस सोर्स से विच इज S1 यहाँ से वेव निकलेगा, एंड S2 से भी वेव निकलेंगे. तो वेव कुछ ट्रैवल करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे. लेट्स अज्यूम दैट द वेव स्ट्राइक एट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज पॉइंट P. तो फिर पॉइंट P पर होगा क्या, यहाँ पर हमें कोई एक फ्रिंज मिलेगा. इट कैन ईदर बी अ डार्क फ्रिंज और इट कैन बी अ ब्राइट फ्रिंज. ओके, ठीक है. एंड दिस इज कैपिटल D, विच इज द डिस्टेंस between the screen and the particular slit. Capital D is the distance between the screen and the slit, and small d is the width of the slit, or we can say that it is the aperture width. Aperture is small d, and capital D is the it is the distance between the screen and the slit. Okay, ठीक है. Okay, let's move ahead then. Small d is the distance between the two slits, and capital D is the distance between the slit and the screen. Okay, ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है. सेंट्रल ब्राइट का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट द फेज डिफरेंस इज नथिंग बट जीरो, और यू कैन से दैट द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो. क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर वेव ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से भी वेव इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. आप देख सकते हैं कि ये वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ये वेव भी ट्रैवल कर रहा है. यानी कि इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होता है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव, बिकम्स जीरो. यानी कि सेंट्रल ब्राइट पर हम लोग कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट. मान लो कि अगर इस पॉइंट पर मेरा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता है, विच इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव, अगर यहाँ पर भी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फिर यहाँ पर मुझे एक और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. ओके,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि सेंट्रल ब्राइट के लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अब सेंट्रल ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, यानी कि डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? Delta phi, which is the phase difference, is equal to 2 pi by lambda into delta x. We know that delta x is nothing but the path difference. Delta x is the path difference. Okay, तो यहाँ से phi is equal to 2 pi by lambda into delta x, and we know that delta x is equal to 0 in the case of central bright. तो यहाँ से phi is equal to 2 pi by lambda into 0. So this whole thing becomes equal to 0. यानी कि जब मेरा phase difference is equal to 0, तब I get a central bright fringe. Clear है? आगे बढ़े। सेंट्रल ब्राइट के बारे में अब तक मुझे ये पता है कि सेंट्रल ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो द फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नो अबाउट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, the distance between two successive bright fringes or the distance between two successive dark fringes is known as the fringe width। इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे मेरा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर बन रहा है मेरा डार्क फ्रिंज TF, एंड दिस इज अनदर डार्क फ्रिंज। अब देखो, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। दिस इज माय फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज माय सेकंड डार्क फ्रिंज। इन दोनों फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, इस डिस्टेंस में क्या है? मेरे पास एक ब्राइट फ्रिंज। ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज द फ्रिंज विड्थ। ओके, दिस टर्म इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव। इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे देखो, दिस इज माय फर्स्ट वेव का पाथ एट पर्टिकुलर पॉइंट P, एंड दिस इज माय सेकंड वेव का पाथ एट पर्टिकुलर पॉइंट P। ओके, अब अगर मैं ये पूछूंगा कि इस पॉइंट P के ऊपर पाथ डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स के बीच में, तो वो क्या होगा? इट विल बी दिस पाथ विच इज S1P एंड S2P के बीच में डिफरेंस। मान लो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज S1, दिस इज S2, एंड दिस इज P, एंड दिस इज M यहाँ पर। ओके, तो जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी इक्वल टू S2P minus S1P, which is equal to S2M। S2M कैसे? This section is, देखो, this section is equal to S1P, this section is equal to S2P। अगर मैं सेम सेक्शन को which is S1P अगर S2P के ऊपर इंक्लाइन कर दूंगा, which is this part, let me draw it down। This is S1P which is shown by this green line। अगर मैं इस सेम ग्रीन लाइन को यहाँ पर इम्पोज कर दूंगा तो क्या होगा? Then it will give me the difference। डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस मुझे देगा? the difference between the path, जिसे हम लोग पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं, कि कुछ ऐसा होगा, which is nothing but this small section over here। ये additional path है जो S2P ट्रैवल कर रहा है to the point P compared to S1M। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वेव, ये हो गया मेरा सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव इज इट इज traveling a distance of S1P and my second wave is traveling a distance of S2P। दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा मेरा पाथ डिफरेंस which is nothing but SM, which is S2M, which is this small section over here। This small section is the additional path that my second wave is traveling compared to the first wave। तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस between the two waves। ठीक है, तो यहाँ से S2P minus S1P will give me S2M, which is the path difference। इस पूरे डेरिवेशन को आपको याद नहीं रखना है, मैं एंड में बता दूंगा कि क्या याद रखना है, बस उसे याद रखना। ठीक है, ये बस हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा व्हेन इन द केस ऑफ स्मॉल एंगल्स। In the case of small angles, we know that sin theta is almost equal to tan theta in the case of small angles only, which is equal to S2M, because S2P minus S1P is equal to S2M। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर मैं देखूंगा साइन थीटा क्या होगा from this particular angle, if this angle is equal to theta, तो फिर यहाँ से sin theta क्या होगा? Opposite by hypotenuse। This is my opposite and this is my hypotenuse। Opposite becomes S2M and hypotenuse becomes S1 S2। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा sin theta is equal to S2M
डिवाइडेड बाई S1 S2. तो S2m becomes equal to S1 S2 into sin theta, या फिर S2m becomes equal to D into sin theta. D क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि S1 S2 is nothing but the distance between the two slits, जिसे हम लोग D कहते हैं. ओके, D क्या था? D was nothing but the distance between this particular slit over here and this slit over here. इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम लोग D कहते हैं, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. ठीक है, तो फिर यहाँ से S2m is equal to D into sin theta. तो फिर हमें ये पता चल गया कि S2p minus S1p is equal to D sin theta, या फिर S2p minus S1p is equal to D into y by D. क्यों? क्योंकि यहाँ से sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Opposite is equal to this particular section and hypotenuse is this particular section. तो अल्टीमेटली आपको बस दो चीज याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस है इट इज इक्वल टू D sin theta और इट इज ऑल्सो इक्वल टू D into y by D. स्मॉल d क्या है यहाँ पे? स्मॉल d is the distance between the two slits, y is the distance over here, and capital D is the distance between the screen and the slit. Okay, clear है? y यहाँ पर हमें देगा the path difference. एक सेकंड, y is not equal to the path difference but y is equal to distance on the screen. Distance on the screen. y को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? y is denoted from the central bright itself. मान लो कि दिस इज माई सेंट्रल ब्राइट ओवर हियर. ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम P टिल सेंट्रल ब्राइट इसे हम लोग y से डिनोट करते हैं यहाँ. ओके, क्लियर है? तो फिर अल्टीमेटली आपको बस दो चीज याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D sin थीटा और इट इज ऑल्सो इक्वल टू D into y by D. D क्या है? D is the distance between the two slits. Capital D is the distance between the screen and the slit, and y is equal to distance on the screen. y is calculated from the central bright itself. okay, ये डिस्टेंस हो जाता है y यहाँ पर, ये डिस्टेंस यहाँ पर y हो जाएगा. क्लियर है? तो फिर मैं वापस दिखा देता हूँ सारे टर्म्स, ध्यान से देखना एक बार. ओके, जिनको भी डाउट है मैं वापस दिखा देता हूँ. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल d, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल D, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y. y क्या है? y is the distance of the particular point from the central bright. okay, y is the distance of the particular point from the central bright. okay, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है. if small d, capital D and small y are all constant, then the shapes of the fringes are hyperbolic. इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिंज का शेप एकदम स्ट्रेट होगा, ऐसे नहीं होगा. फ्रिंजेस का शेप ऐसे होते जाएंगे, they'll become more and more hyperbolic. okay, ये कब होता है? जब D and Y are all constant, तब हमें मिलता है एक hyperbolic fringe. क्लियर है? इतना आगे बढ़े, चलिए मूव अहेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ब्राइट फ्रिंज एंड विद रेस्पेक्ट टू डार्क फ्रिंजेस. ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें ये तो पता है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. अब ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, और हमें ये भी पता है कि डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस. लेकिन हमने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया था कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा और इट इज ऑल्सो इक्वल टू dy by D. ठीक है, तो फिर यहाँ से पाथ डिफरेंस हो जाएगा D into y डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा. ओके, तो फिर यहाँ से y क्या है? y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट. yn इज इक्वल टू n लैम्डा D by D. अब yn मुझे क्या दे रहा है? yn इज गिविंग मी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम टू द nth ब्राइट फ्रिंज. मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर स्क्रीन, यहाँ पर मेरा सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, जैसे मैं C भी लिख रहा हूँ. ठीक है, मान लो मुझे कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट. उसे कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा y3 इज इक्वल टू n के बदले मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए. तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा D by D. दिस विल गिव मी द डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट. समझ में आ गया? क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. yn इज इक्वल टू n लैम्डा D by D, जहां पर n कैन बी एनीथिंग. It can be the first bright fringe, it can be the second bright fringe, it can be the third bright fringe also. Okay, clear है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े.
ओके ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमें ये पता है कि जो nth फ्रिंज होता है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पर्टिकुलर सेंट्रल ब्राइट इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। तो फिर यहाँ से nth फ्रिंज का डिस्टेंस हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी। एन प्लस वन फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी एन प्लस वन इंटू लैम्डा डी बाई डी। ओके, तो फिर अगर मुझे विड्थ चाहिए तो फिर मुझे ये हो गया मेरा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मान लो, और ये हो गया मेरा थर्ड ब्राइट फ्रिंज। nth फ्रिंज हो गया मेरा सेकंड फ्रिंज और n प्लस वन हो जाएगा मेरा थर्ड फ्रिंज। अगर मैं थर्ड फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो फिर वो हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस विल गिव मी द फ्रिंज विड्थ। तो फिर इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो विड्थ विल बी इक्वल टू वाई n प्लस वन माइनस वाई, या फिर y विच इज द डिस्टेंस ऑफ द n प्लस वन फ्रिंज माइनस द डिस्टेंस ऑफ द nth फ्रिंज। ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी, जो कि हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी इंटू n प्लस वन माइनस वन। ये हो जाएगा बीटा विच इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। आपको ये याद रखना है बस। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कैपिटल D is the distance between the screen and the slit, and small d is the distance between the two slits। ठीक है, आगे बढ़े। ये चीज प्लीज याद रखिएगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली। अब डार्क फ्रिंज के लिए हमें ये पता है कि जो पाथ डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू। वी नो दिस मच। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस हो जाएगा dy बाई डी या फिर d साइन थीटा। dy बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू। यहाँ से yn विल बी इक्वल टू 2 इंटू n माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई टू डी। ये हमने बस रीअरेंज किया यहाँ पे, y को हमने यहाँ यहीं पे रखा है, d को हमने राइट हैंड साइड लेके आ गया। तो फिर हमें मिलेगा yn या फिर डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई टू डी। ओके, यहाँ पर अगर मैं n के वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो फिर ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई टू डी। ओके, इज इट फाइन? आगे बढ़े। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब टेक्निकली हमें बस इतना ही याद रखना है कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ओके, एंड यहाँ से जो फ्रिंज विड्थ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव। it is directly proportional to the distance between the slit and the screen, and it is inversely proportional to the distance between the two slits। okay, ठीक है, यानी कि इसका मतलब अगर मैं विबग्योर कर लूंगा विच इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो फिर हमें ये पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट। तो फिर इसके थ्रू मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड है इट विल बी ग्रेटर देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट। क्लियर है? आगे बढ़े। फाइन, क्लियर। क्लियर है हर्ष, डोरमी? फाइन, ठीक है। अभी तक सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? इज देयर एनीथिंग व्हिच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर फ्रीली डाउट पूछ लो अपना, ठीक है? डरो मत पूछने से। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ YDSC एक्सपेरिमेंट slit separation is 0.2 mm and screen distance is 1 meter. Okay, third bright fringe is at a distance of 7.5 millimeter from the central bright fringe. Okay, find the wavelength of light। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक YDSC का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एंड स्लिट के बीच में सेपरेशन 0.2 mm, यानी कि स्मॉल d इज इक्वल टू 0.2 mm। ओके, उसके बाद दिया गया कि स्क्रीन डिस्टेंस इज 1 मीटर, यानी कि कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। ओके,
अब नेक्स्ट दिया गया कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी कि जो तीसरा ब्राइट फ्रिंज बनेगा हमारा, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 7.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि y3, या फिर जैसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, इट इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। ये जो y3 है इसका वैल्यू इटसेल्फ इज इक्वल टू 7.5 mm, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो फिर कैलकुलेट करते देखो, फॉर्मूला तो एक ही है, दैट इज y3 इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। ओके, एंड वी नो दैट स्मॉल d इज इक्वल टू 0.2 mm, लेकिन हमें चाहिए इन SI यूनिट जो कि मीटर में रहता है। SI यूनिट will be equal to 2 into 10 power minus 4 meters, ठीक है, because we have capital D in SI unit which is meter itself, so we need small d also in SI unit which is 2 into 10 power minus 4 meters, ठीक है। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस विच इज yn या फिर y3 will be equal to n lambda d by d, लेकिन n का वैल्यू will be equal to 3, क्यों, क्योंकि हम लोग थर्ड ब्राइट फ्रिंज से डील कर रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, तो यहाँ से सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, जहाँ पर हमें ये पता है कि y3 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, जो कि क्वेश्चन में दिया गया, विच इज 7.5 mm, इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी विथ जिसका वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर्स। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट चीज हम लोग ये पढ़ने वाले कि इफ द एंटायर अपैरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन फ्रिंज विड्थ को क्या होता है। देखो, हमें ये पता है कि फ्रिंज विड्थ इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लेकिन लैम्डा क्या, लैम्डा इज वेवलेंथ जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। मुझे ये पता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर एयर में लैम्डा है, तो फिर उस सेम वेवलेंथ को अगर मैं मीडियम चेंज कर दूंगा, मान लो कि अब मैं ले रहा हूँ ऑयल या फिर मैं ले रहा हूँ वाटर, तो फिर उसका जो न्यू वेवलेंथ होगा इन द न्यू मीडियम, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। ये तो हमें पता ही है फ्रॉम रे ऑप्टिक्स कि अगर हम लोग मीडियम चेंज करेंगे तो फिर क्या होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। वेवलेंथ क्यों चेंज होता है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस चेंज होता है, इसीलिए। तो फिर यहाँ से मुझे ये पता है कि नई मीडियम में जो वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई म्यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी इन एयर। मान लो कि अब मैं मीडियम चेंज कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम इट इज वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो फिर यहाँ से हमें ये पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर यहाँ से ये हो जाएगा लैम्डा इन लिक्विड या फिर वेवलेंथ इन लिक्विड विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू। तो फिर यहाँ से विच इज द न्यू लैम्डा डैश या फिर न्यू वेवलेंथ विल बी इक्वल टू न्यू फ्रिंज विड्थ का, तो न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू न्यू वेवलेंथ इनटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। न्यू वेवलेंथ इज नथिंग बट old wavelength which is wavelength in air divided by mu which is the refractive index। तो फिर यहाँ से new fringe width will be equal to lambda air into d divided by mu into small d। तो फिर अल्टीमेटली हमने देखा क्या, ये पूरा टर्म is equal to initial wave is equal to initial fringe width and this whole term is equal to new fringe width, so we can say that the new fringe width which is beta dash is equal to beta divided by refractive index itself mu। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर हम लोग YDAC के पूरे अपैरेटस को एक डिफरेंट मीडियम में परफॉर्म करेंगे, जैसे हम एयर से ऑयल में चल गए, तो फिर ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के बराबर नहीं होता है, इट इज़ डिफरेंट। तो फिर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो फिर वेवलेंथ भी चेंज होगा। क्यों होगा वेवलेंथ चेंज, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज हो रहा है तो फिर वेवलेंथ चेंज होगा। तो फिर जो जो नया मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ बनेगा दैट इज बीटा डैश, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोना लर्न इज इट इज रिलेटेड टू फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या कहता है, फ्रिंज विजिबिलिटी स्पीक्स अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। If fringe visibility is equal to 1 या फिर it is anything positive, then we can say that fringes हमें clearly दिखेंगे। यानी कि ये अगर मेरा bright fringe है, इसका बाउंड्री मुझे क्लियरली दिखेगा। इसके बाद अगर मान लो एक डार्क फ्रिंज है तो फिर डार्क फ्रिंज का भी जो बाउंड्री होगा वो मुझे क्लियरली दिखेगा। इसके बाद मान लो एक और ब्राइट फ्रिंज है तो फिर इसका बाउंड्री मुझे क्लियरली दिखेगा। लेकिन अगर फ्रिंज विजिबिलिटी लो है तो फिर क्या होगा, इट विल बी मिक्सड अप। मान लो दिस माई ब्राइट फ्रिंज, ये मेरा डार्क फ्रिंज हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे बाउंड्री में। ठीक है,
तो जो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ओके, इस पूरी चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा फ्रिंज विजिबिलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय आई वन प्लस आई टू। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना। This is the formula for fringe visibility, which speaks about the contrast between the dark fringes and the bright fringes. ठीक है, ओके। अब अगर हमारा फ्रिंज विजिबिलिटी v इज इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ पर फ्रिंजेस अपीयर विद गुड कॉन्ट्रास्ट। गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब गुड डिफरेंस। ये अगर मेरा ब्राइट है तो फिर इसके बाद मुझे एग्जैक्ट दिखाई देगा कि डार्क कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू 0 देन दी फ्रिंजेस अपीयर विद पुअर कॉन्ट्रास्ट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो कि वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा एंड द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू एम। तो फिर अब जो फ्रिंज विड्थ होगा वो कैसे अफेक्ट होगा ये बताओ, पूछा जा रहा है। देखो, मुझे ये पता है कि इनिशियल फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू बीटा, एंड वी नो दैट द न्यू फ्रिंज विड्थ विच इज बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश डी डिवाइड बाई डी। लैम्डा डैश क्या है? लैम्डा डैश इज द वेवलेंथ इन द न्यू पर्टिकुलर मीडियम। न्यू मीडियम में वेवलेंथ चेंज होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ से बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश डी डिवाइड बाई डी, एंड लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई म्यू। तो फिर ये हो जाएगा लैम्डा डी डिवाइड बाई म्यू डी, विच इज नथिंग बट बीटा डिवाइड बाई म्यू एम। म्यू एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर न्यू मीडियम। ठीक है, तो फिर यहाँ से हो जाएगा न्यू फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू इनिशियल फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो कि मेरा स्क्रीन इतना बड़ा है, तो फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस स्क्रीन के अंदर कितने फ्रिंजेस बनेंगे इंक्लूडिंग द ब्राइट एंड द डार्क। वो मुझे अगर कैलकुलेट करना है फिर मैं कैलकुलेट करूंगा इन दिस मेथड। देखो, सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर हाफ सेक्शन को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये मेरा सेंट्रल ब्राइट हो जाता है, जैसे मैं सी बी कह रहा हूँ, ठीक है, सी बी इज माई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, मुझे ये पता है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें ये पता है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एट द एंड पोजिशन द पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा फॉर अ पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज। तो फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन हमें ये भी पता है कि पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू डी साइन थीटा या फिर डी वाई बाई डी। तो फिर यहाँ से डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी स्मॉल डी, एंड साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इट इज इक्वल टू 1 या फिर उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम 1 है या फिर उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो फिर मुझे ये पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 1 या फिर इट कैन बी लेस देन 1। तो फिर यहाँ से साइन थीटा के बदले मैं उसके मैक्सिमम वैल्यू या फिर उससे कम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। वी नो दैट साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो फिर एन लैम्डा बाई डी इज लेस देन और इक्वल टू 1 इटसेल्फ। तो फिर यहाँ से n हो जाएगा d डिवाइड बाई लैम्डा। कैसे? यहाँ से n विल बी इक्वल टू 1 इंटू डी डिवाइड बाई लैम्डा हो जाएगा, बी लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू डी माइनस लैम्डा। ठीक है, मान लो कि मुझे मैक्सिमम वाला सिचुएशन चाहिए, तो फिर मैं अज्यूम करूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ। तो फिर ये हो जाएगा n मैक्स विल बी इक्वल टू d बाई लैम्डा इटसेल्फ। ओके, n मैक्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो फिर n max will be equal to d by lambda itself। लेकिन क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इतना ही होगा d by lambda? नहीं, दिस वैल्यू गिव्स मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन वन पर्टिकुलर सेक्शन। किस सेक्शन में? इन द अपर हाफ ऑफ द सेक्शन। मान लो इतने सेक्शंस में n वेव्स बन रहे विच इज द ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, और नीचे वाले सेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ वेव्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर मान लो कि अगर मुझे 5 ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं, तो फिर सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी मुझे 5 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। तो फिर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगे? इट विल बी 5 प्लस 1। ये 1 कहाँ से है? दिस 1 इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी तो एक ब्राइट फ्रिंज ही होता है ना, तो फिर उसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2n इंटू 1, 2n प्लस 1 हो जाएगा। 2n क्यों? n is the maximum number of bright fringes in one particular section which is the upper half। अपर हाफ में n वेव्स आ गए, लोअर हाफ में n वेव्स आ गए, उसके बाद एक वेव हो जाएगा हमारा सेंट्रल ब्राइट, फिर वो हो जाएगा 2n प्लस 1। तो फिर n max will be equal to 2n प्लस 1। आपको बस ये याद रखना, ठीक है।
ओके, इतना क्लियर है? अगर कहीं पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछना, ठीक है, डरो मत पूछने से। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड देना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम लोग देखने वाले क्या मैं इस वेव के पाथ में एक स्लाइस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। किस चीज़ का? मान लो कि मैंने एक स्लैब ऐड कर दिया ऑफ ग्लास, तो फिर अब क्या होगा? क्या वो फ्रिंजेस डिस्प्लेस हो जाएंगे? क्या वो फ्रिंज ऊपर चल जाएगा या फिर वो नीचे चल जाएगा? क्या होगा वही हम लोग नोटिस करने वाले हैं। अब जो पहला चीज़ आपको याद रखना है कि अगर मैं वेव के पाथ में एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूंगा ग्लास का, तो फिर जो मेरा सेंट्रल ब्राइट है ना वो उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने जो स्लैब है उसे ऊपर वाले हिस्से में ऐड किया है, यानी कि इनिशियली जो मेरा सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बनता था अब वो ऊपर बन जाएगा। मान लो मेरा सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस पर्टिकुलर स्लैब को नीचे ऐड करता तो फिर मेरा जो सेंट्रल ब्राइट है जो यहाँ पे बनता है अब वो नीचे बनेगा, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब ये क्यों शिफ्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, ये शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये वेव मेरा इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन एयर, ठीक है। तो फिर इस वेव को, फर्स्ट वेव को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन एयर, फिर उसे इस पर्टिकुलर मीडियम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसे वापस एयर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जितना टाइम ये वेव ले रहा है टू कवर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब जो कि टी डिस्टेंस है, उतने टाइम में ये वेव तो ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। क्यों? क्योंकि दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन एयर जहाँ पर इसका स्पीड मैक्सिमम रहता है, एंड दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस पर्टिकुलर ग्लास पीस जहाँ पर स्पीड कम रहता है। तो फिर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ये वाला वेव एडिशनल पाथ कवर कर लेगा और ये वाला वेव थोड़ा पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पीड डिफरेंस। क्यों? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि S2P विल बी इक्वल टू, जो कि ये पर्टिकुलर पाथ है, इट विल बी इक्वल टू S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। म्यू टी क्या है? म्यू टी इज द ऑप्टिकल पाथ जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। ऑप्टिकल पाथ इज दैट पर्टिकुलर पाथ जो कि एक वेव कवर अप करता है इन स्पेस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर मीडियम। कैसे? मान लो कि दिस इज माई ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस इज टी, ठीक है। तो वेव ऐसे आ रहा है और फिर वो इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, फिर वो वापस आ रहा है। तो फिर ये डिस्टेंस कवर अप किया है उसने थिकनेस टी का इन अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मान लो कि इसे कवर अप करने में इसे लगे 5 सेकेंड, तो फिर सेम अमाउंट ऑफ 5 सेकेंड में मेरा लाइट वेव स्पेस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल अप कर लेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू टी, ठीक है। यानी कि सेम 5 सेकेंड्स के अमाउंट ऑफ टाइम में मेरा वेव अगर एयर या फिर स्पेस में ट्रैवल करता फिर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता जिसे हम लोग म्यू टी कहते हैं, विच इज नथिंग बट ऑप्टिकल पाथ इटसेल्फ। ओके, ठीक है। तो यहाँ से S2P will be equal to S1P minus T plus mu T. Okay, mu T is the optical path. So S2P minus S1P is nothing but the path difference between the two waves, which is equal to mu T minus T. अब यहाँ से मैं T को कॉमन ले लूंगा तो फिर ये हो जाएगा T into mu minus 1. तो फिर यहाँ से T is equal to dy divided by D into mu minus 1. This is the thickness of the particular glass slab added. इसे प्लीज याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमम इफ अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस स्मॉल टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द लाइट। फिर हो क्या रहा है? ये हमारा सेटअप है, ठीक है। ये हमारा पैरा स्लिट हो जाता है। दिस इज माई सेकेंड स्लिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि मैंने एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस टी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट द शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। फिर इनिशियली मेरा सेंट्रल मैक्सिमम बनना था यहाँ पर, तो फिर अब मैंने मान लो ग्लास स्लैब को यहाँ पर ऐड किया तो फिर मेरा सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर जो पाथ शिफ्टेड बाय दी एक सेकेंड, जो पाथ डिफरेंस ये क्रिएट करेगा दिस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब, इट विल बी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1 जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है। दिस इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय द पर्टिकुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा टी इंटू म्यू माइनस 1। तो फिर यहाँ से मेरा
मुझे ये पता है कि अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो फिर सेंट्रल मैक्सिमम के लिए जो फेज डिफरेंस है एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। अगर मुझे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो फिर उसके लिए द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन मुझे ये पता है कि एडिशनल पाथ डिफरेंस जो ये स्लैब क्रिएट कर रहा है इट इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1। तो फिर अल्टीमेटली मुझे बस इक्वेट कर देना है दोनों को। अगर मेरा नया सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर बन रहा है मतलब इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है या फिर फेज डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 0। लेकिन पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज dy by t, यानी कि पाथ डिफरेंस विच इज dy by t इज इक्वल टू 0 एंड दिस एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएटेड विद दैट इज t into mu minus 1 should also be equal to 0, यानी कि अल्टीमेटली dy by d इज इक्वल टू t into mu minus 1, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया दोनों को। तो फिर यहाँ से dy by d इज इक्वल टू t into mu minus 1, यानी कि y डैश या फिर द न्यू पाथ या फिर द न्यू डिस्टेंस जहाँ पर मेरा सेंट्रल ब्राइट बनेगा इट इज इक्वल टू t इंटू d इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई स्मॉल डी। कैसे, इन दोनों को इक्वेट कर दो और यहाँ से y आप कैलकुलेट कर लेंगे। y क्या देगा, इट विल गिव अस द डिस्टेंस ऑफ द न्यू सेंट्रल ब्राइट कंपेयर टू द प्रीवियस वन, और फिर यहाँ पे आपको y डैश मिल जाएगा। अब y डैश से आप y को सबट्रैक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा द डिस्टेंस शिफ्टेड। ठीक है, ओके ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं विच इज द नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक जो कि पोलराइजेशन, जो कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि देखो हमारा जो लाइट वेव है ना वो दो एक्सिस में वाइब्रेट करता है। कौन सा एक्सिस? एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। मान लो कि ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये ऊपर की ओर है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ये मेरा सरफेस है तो फिर ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर लाइट वेव जो है वो एक्स एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है और वाई एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको दिखेगा, ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा लाइट वेव ऐसे भी वाइब्रेट करता है विच इज अलोंग दी वाई एक्सिस, और मेरा लाइट वेव साथ ही साथ इस एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है विच इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर जब लाइट दो एक्सिस में वाइब्रेट करता है ना तो फिर हम लोग कहते हैं कि दिस लाइट इज एन अनपोलराइज स्टेट। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब ये है कि मैं लाइट के वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर एक्सिस में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है, मान लो इधर मैंने एक पोलराइजर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये पोलराइजर का काम क्या है? यानी कि पोलराइजर का काम बस इतना है कि लाइट वेव जो कि इनिशियली काफी सारे एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा था उसे बस एक ही एक्सिस में वाइब्रेट करवाएगा। यानी कि इनिशियली इट वाज वाइब्रेटिंग इन द वाई एक्सिस एंड ऑल्सो द एक्स एक्सिस। अब मैंने पोलराइजर ऐड कर दिया यहाँ पे। पोलराइजर ऐड करने के बाद यहाँ पर जो लाइट बाहर निकलेगा इट विल वाइब्रेट ओनली इन वन एक्सिस, जो कि होगा अलोंग दी वाई एक्सिस ओनली। तो यही होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ restricting the vibration of light along one particular axis is known as polarization of light। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट के वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही पास आउट करने दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग इन सनग्लासेस। आपने देखा होगा कि काफी सारे सनग्लासेस रहते हैं जो क्लेम करते हैं कि दे आर पोलराइज सनग्लासेस। फिर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि लाइट के डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर एक्सिस में रेस्ट्रिक्ट करना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके ठीक है, मान लो कि दिस इज माई पर्टिकुलर लाइट सोर्स। ठीक है, दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज माई लाइट वेव। यहाँ पर एक सर्कल कॉम्पोनेंट है और एक एरो कॉम्पोनेंट है। Arrow component represents the light which is vibrating parallel to the plane of paper, and the dot components represent the light vibrations which are perpendicular to the plane of the paper। इसे याद रखना। ठीक है, तो arrow component हो गया the light which is vibrating parallel to the plane of paper, and मेरा dot components हो जाता है the vibrations of light which are perpendicular to the plane of the paper। ओके ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको पता रहना चाहिए। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड पोलराइजर एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड एन एनालाइजर। तो पोलराइजर करता क्या है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर देता है, और एनालाइजर का मतलब क्या होता है? एनालाइजर एक ऐसा डिवाइस रहता है जो कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही लाइट को पास आउट करने देता है। मान लो अगर ये मेरा एनालाइजर का एक्सिस हो जाता है तो फिर इस एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी लाइट वाइब्रेट हो रहा है ना, सिर्फ वो लाइट इसके थ्रू पास आउट होगा।
दिस इज कॉल्ड एन एनालाइजर। ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मान लो कि दिस इज माई अनपोलराइज्ड लाइट, जहाँ पर एक सर्कल कॉम्पोनेंट भी है और एक एरो कॉम्पोनेंट भी है। एक कॉम्पोनेंट वाइब्रेट कर रहा है, एक कॉम्पोनेंट मेरा वाइब्रेट कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, और मेरा सेकेंड कॉम्पोनेंट वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे पास है टू कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एक पोलराइजर। तो फिर पोलराइजर क्या करता है, लाइट को पोलराइज कर देता है। ये हो जाता है इस पोलराइजर का पास एक्सेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्सेस। ओके, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक है, क्लियर है ना अभी तक? हर्ष एंड डोर में एवरीथिंग इज क्लियर? आपके टेक्स्ट मुझे तब से दिख नहीं रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। चलो कोई बात नहीं, अब दिख रहे हैं तो इट्स फाइन। ठीक है, नो इश्यूज। हाय अनंत, हेलो अनंत। विश्वस्था, विश्वस्था आई गेस प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होगा, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, ठीक है। तो टॉपिक पर फोकस करते हैं। ओके, तो अब एक चीज जो आपको याद रखना है कि मान लो दिस में अनपोलराइज्ड लाइट, अगर मैं यहाँ पर एक पोलराइजर को ऐड कर दूंगा ना, तो फिर मेरा जो पोलराइज्ड लाइट निकलेगा ना, इट विल बी हाफ द इंटेंसिटी। मान लो कि इसका इंटेंसिटी इज आई नॉट, विच इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो फिर जो पोलराइज्ड लाइट होगा मेरा, उसका इंटेंसिटी विल बी आई नॉट बाई 2। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो रहा है? क्योंकि जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी चेंज हो जा रहा है। इनिशियली वो वाइब्रेट कर रहा था अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, लेकिन अब वो वाइब्रेट कर रहा है ओनली अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो फिर इसके वजह से जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाता है। ओके, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एनालाइजर या फिर एक पर्टिकुलर पोलराइजर का एक ऑप्टिक एक्सिस भी होता है, या फिर एक पास एक्सिस भी होता है। ऑप्टिक एक्सिस क्या कहता है, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जितना भी कंपोनेंट है लाइट का जो वाइब्रेट हो रहा है, इसे ये पास आउट होने देता है, और बाकी का कंपोनेंट जो इस एक्सिस के अलोंग अलाइंड नहीं है, उसे ये पास आउट करने नहीं देता है। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ पास एक्सिस ऑफ अ पर्टिकुलर पोलराइजर। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। The process of converting unpolarized light to polarized light is called as polarization. ठीक है, and the property of one-sidedness of light is known as polarization. ये है उसका exact definition. ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स एनालाइजर। क्या होता है? मैंने कहा था कि पोलराइजर एक टर्म होता है और एनालाइजर एक और टर्म होता है। यहाँ पर मान लो दिस इज माई अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी इज आई नॉट। ठीक है, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ जी, इसका इंटेंसिटी इज आई नॉट। ये हो गया मेरा पोलराइजर, ये हो गया ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पोलराइजर। यानी कि जो भी कंपोनेंट होगा लाइट का जो कि इस एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, वो कंपोनेंट इस एक्सिस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया उसका एरो कंपोनेंट और ये हो गया उसका डॉट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं ये देख सकता हूँ कि इसका एरो कंपोनेंट इसके ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, यानी कि ये पोलराइजर सिर्फ एरो कंपोनेंट को पास आउट होने देगा और फिर डॉट कंपोनेंट को ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ पर मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट था, यहाँ पर मेरे पास है पोलराइज्ड लाइट, तो फिर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा आंसर बताओ। अगर अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी इज आई नॉट, तो फिर पोलराइजर से पास आउट होने के बाद वो पोलराइज हो जाएगा, तो फिर जो नया इंटेंसिटी बनेगा ऑफ पोलराइज्ड लाइट वो हाफ हो जाएगा, विच इज आई नॉट बाई 2। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दिया, विच इज माई एनालाइजर। एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ पोलराइजर, लेकिन वो पोलराइज्ड लाइट को पास आउट होने देता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इतना ही डिफरेंस था। एक पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है, और एक एनालाइजर क्या होता है, एक पोलराइज्ड लाइट को पास आउट होने देता है एज पोलराइज्ड लाइट इटसेल्फ। ठीक है, उतना ही है। एक एनालाइजर के अंदर भी हमारे पास होता है एक ऑप्टिक एक्सिस या फिर एक पास एक्सिस। ओके, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं एरो कॉम्पोनेंट और ये है मेरा एनालाइजर जिसका एक्सिस ये है, और हम लोग देख सकते हैं कि एरो कॉम्पोनेंट इज कम्प्लीटली अलाइंड विद द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालाइजर। तो फिर ये सारे एरो कॉम्पोनेंट को पास आउट होने दे देगा, यानी कि यहाँ पर भी इंटेंसिटी विल बी I0/2 इटसेल्फ। क्लियर है? मान लो सेकंड केस में ये मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि दो एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसका इंटेंसिटी इज I0। यहाँ पर मेरे पास आ गया एक पोलराइजर, ठीक है, ये मेरा पोलराइजर है। यहाँ पर मेरे पास अनपोलराइज लाइट है, तो फिर जब लाइट पोलराइज होगा उसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, विच इज I0/2। ठीक है, मान लो कि दिस इज माई एनालाइजर नाउ, ये मेरा एनालाइजर है और ये उसका पास एक्सिस है। हम लोग ये देख सकते हैं कि मेरा जो एरो कॉम्पोनेंट है इट इज परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस, यानी कि इट इज नॉट अलाइंड अलोंग द पास एक्सिस। तो फिर मेरा जो एनालाइजर है कोई भी कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट को पास आउट होने देगा ही नहीं। सिर्फ अगर ये कॉम्पोनेंट ऐसे होता, अगर ये डॉट कॉम्पोनेंट होता तो फिर वो डॉट कॉम्पोनेंट पास आउट हो जाता एनालाइजर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर मेरा एनालाइजर का पास एक्सिस इज इस डायरेक्शन में और मेरा लाइट वाइब्रेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, जो कि एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ से इस एनालाइजर के थ्रू जो लाइट हमें मिलेगा उसका इंटेंसिटी विल बी 0। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े? ठीक है, मान लो वापस से अगर ये मेरा अनपोलराइज लाइट है जिसका इंटेंसिटी इज I0, यहाँ पर मेरा पोलराइजर है, ये उसका ऑप्टिक एक्सिस है, तो फिर जो लाइट बाहर निकलेगा इसका इंटेंसिटी विल बी I0/2। मान लो दिस इज माई एनालाइजर जिसका एक्सिस इज अलोंग विद द एरो कॉम्पोनेंट, तो फिर यहाँ से सारा लाइट पास आउट हो जाएगा, क्लियरली आराम से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले एक पर्टिकुलर लॉ जिसे हम लोग मॉल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, मान लो ये मेरा अनपोलराइज लाइट है जिसका इंटेंसिटी इज I0। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है मेरा पोलराइजर, जैसे मैं पर्टिकुलर पोलराइजर, ठीक है, और ये उसका एक्सिस हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा पोलराइज लाइट जिसका इंटेंसिटी विल बी I0/2। ओके, ये हो जाता है मेरा एनालाइजर, ये है मेरा एनालाइजर का ऑप्टिक एक्सिस या फिर पास एक्सिस, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर टिल्टेड है विद रेस्पेक्ट टू द पोलराइजर। मान लो मेरा पोलराइजर का ये था ऑप्टिक एक्सिस और ये है मेरा एनालाइजर का ऑप्टिक एक्सिस, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर टिल्टेड है विद रेस्पेक्ट टू द पोलराइजर। ओके, तो फिर अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इस एनालाइजर के अक्रॉस कितना इंटेंसिटी पास आउट होगा, तो फिर वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो मैं कैलकुलेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू मॉल्स लॉ। मॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगा इट इज इक्वल टू I नेट इज इक्वल टू I इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा थीटा एंड I स्मॉल i इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी, जिसे हम लोग I कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो मेरा इंटेंसिटी बाहर निकलेगा विच इज I नेट, इट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ द थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर, इसे प्लीज याद रखना। ओके, ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा इंटेंसिटी बाहर निकलेगा विच इज I इज इक्वल टू I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर I0/2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पोलराइजर है, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I है तो फिर जो लाइट बाहर निकलेगा इसका इंटेंसिटी विल बी I0/2। अब ये I0/2 विल बी द इंसिडेंट इंटेंसिटी फॉर द एनालाइजर, तो फिर ये हो जाएगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा मॉल्स लॉ जो कि कहता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन द पोलराइज्ड लाइट एंड द एनालाइजर इज 60 डिग्री विच इज थीटा। ओके, then the intensity of the light emerging through the analyzer is I. Find the intensity of the unpolarized light and क्वेश्चन ये कह रहा है कि find the intensity of the unpolarized light which is incident on the polarizer। बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन में दिया गया कि थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है, और हमें ये पता है यूजिंग मॉल्स लॉ कि I emergent which is the emergent intensity is equal to the incident intensity into cos square theta। ये हो जाता है I into cos square theta। I इंसिडेंट कितना होगा? इट इज I0/2। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि एक पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट अगर पास आउट होता है तो फिर उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू I। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4, यानी कि I इज इक्वल टू I0/2 इंटू 1/4, यानी कि I विच इज द इनिशियल इंटेंसिटी इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई 8। I0 क्या है? I0 इज द अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी, अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी। यहाँ से I0 विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द इमर्जेंट इंटेंसिटी इटसेल्फ। तो ऐसे सॉल्व करने क्वेश्चन को, ओके। एंड ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेना और आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसे प्लीज सॉल्व कर लेना, ओके। यहाँ पर दिस एंगल इज पर्टिकुलर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर P2 इंटेंसिटी क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, ओके। और P3 के बाद भी इंटेंसिटी क्या होगा, ये भी कैलकुलेट करना है। दिस इज योर पर्टिकुलर होमवर्क क्वेश्चन। ये कि P3 के बाद इंटेंसिटी का वैल्यू जो है I0 वो क्या होगा, ओके। सॉल्व कर लेना है इसे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, जहाँ पर मैंने कहा था ना कि एक पर्टिकुलर मिरर होगा जहाँ पर मेरा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल विल बी 90 डिग्री। भाई सेम टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरा एक सर्फेस है, यहाँ पे मेरा लाइट वेव है जो कि अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पर मेरे पास डॉट कॉम्पोनेंट भी है और मेरे पास एरो कॉम्पोनेंट भी है, ठीक है। तो कि यहाँ पे स्ट्राइक करता है एंड ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, the degree of polarization depends upon the angle of incidence। हो ये रहा है कि ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे जो कि रिफ्रैक्ट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, एंड मेरा रिफ्रैक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये मेरा रिफ्रैक्टेड लाइट रे, जिनके बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तब होगा ये कि after कि at a particular angle the reflected ray is polarized and the refracted ray is partially polarized। इसे प्लीज याद रखना, ठीक है। जो मेरा ये वाला रे होगा विच इज माई रिफ्लेक्टेड रे, इट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, एंड जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे होगा इट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनेगा ना, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं ब्रेविस्टर्स एंगल। ब्रेविस्टर्स एंगल वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, एंड मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड माय रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड इटसेल्फ, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या है, tan IP इज इक्वल टू म्यू। IP क्या है, IP इज द ब्रेविस्टर्स एंगल, ओके। इसे याद रखना, tan IP इज इक्वल टू म्यू। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। सिंपल चीज है। and with that we completed wave optics in one shot। हो गया, ठीक है। तो कमेंट कर देना कि कैसा लगा, ठीक है। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ भी। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रखेंगे विच विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है। उसे भी मिस मत करना। एंड लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना #नोडर, ओके। प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। कमेंट कर देना #नोडर। एंड विद दैट वी आर डन विद वेव ऑप्टिक्स इटसेल्फ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, एंड उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जो कि कल होगा। कल हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड वेव ऑप्टिक्स, एंड उसके साथ साथ हम लोग एक और क्लास भी लेंगे, ओके। ठीक है गाइस, ओके। विद दैट वी फिनिश वेव ऑप्टिक्स एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, ठीक है, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में।